मनोविज्ञान परीक्षा विशेषांक का ये तीसरा वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 को। कंप्लीट टू द पॉइंट डिस्कशन रहेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम रिवीजन की दृष्टि से याद करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। और देखिए, मेरा उद्देश्य तो वीडियो को अपलोड करना है, आप भले ही करें या ना करें, जच्चे जो करें। तो लास्ट ईयर जो प्रश्न पूछा गया था L2 में, L1 का प्रश्न भी मैंने लिया है और इसमें पूछा था कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। अब देखिए, ये 2015 का एजिटिक प्रश्न है। प्रश्न लाएंगे कहाँ से, क्योंकि एक सीमित होता है कि यार हमें यहाँ तक पढ़ना है और वही चीज़ें घूम फिर के आती रहती हैं और ये टॉपिक भी ऐसा है। तो यहाँ पे कला शिक्षा की बात की तो इसका सीधा संबंध किससे होता है? सांस्कृतिक विरासत से होता है। गणितीयकरण करना ये गणित का उद्देश्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना ये विज्ञान का उद्देश्य होता है। तो यहाँ कला शिक्षा की बात की है तो यहाँ सीधा उत्तर क्या रहेगा? आपका सांस्कृतिक विरासत रहेगा। मोटा मोटी देखें तो आप सब लोग जानते हैं ये चौथा एनसीएफ है। इससे पहले 1975 का था, 88 का आया था, 2000 का आया था। ये बेसिक चीज़ें, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है। देखिए, यहाँ सी का मतलब है कैरिकुलम यानी पाठ्यचर्या, और ये शब्द अपने आप में एक विस्तृत शब्द है। इसमें आपका पाठ्यक्रम भी है, इसमें आपकी पाठ्य पुस्तकें भी हैं, इसमें आपका टीचिंग मेथड भी। और इन सब को क्या बनाना? लचीला बनाना। एनसीएफ 2005 कहता है। पहले क्या हुआ करता था? शिक्षा का मूल उद्देश्य था बच्चे को रटा दिया जाए और अपना काम निकल जाए। बच्चे की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वहाँ तक ही बच्चे को सीमित कर दिया जाए, जो स्कूल की 4 दीवारें तक हैं वहीं तक शिक्षा का मूल उद्देश्य था। लेकिन वर्तमान एनसीएफ 2005 ये कहता है कि उस बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ो। आप उस बच्चे में राष्ट्रीय चिंतन की भावना समाहित करो। उस बच्चे को पता तो लगे कि अपने देश में क्या चल रहा है, अपने देश की इकोनॉमी क्या है, अपने देश का सांस्कृतिक विरासतें क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें एनसीएफ 2005 करता है। तो पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण, इनको लचीला बनाना, शिक्षा को न केवल स्कूली शिक्षा से बल्कि इससे बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना, रटने से बच्चे को मुक्त करना और शिक्षा बिना बोझ के। एक पहले बच्चे को दिमागी टेंशन रहती थी कि यार मैं एग्जाम में पास कैसे होऊंगा, एक भय था, उस भय को कम करना, उस डर को कम करना, उस बोझ को कम करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आइए इसमें कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर यशपाल। कई बार ये पूछा जा चुका है कि एनसीएफ 2005 यानी नेशनल स्टेयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। फिर से ये प्रश्न आ सकता है, आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे? तो 21 केंद्र समूह गठित किए गए थे। और राष्ट्रीय संचालन समिति में यदि सदस्य पूछिए तो 38 सदस्य थे। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 35 मुख्य सदस्य थे और 3 पाठ्यचर्या से संबंधित सदस्य थे। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इस पाठ्यचर्या रूपरेखा की शुरुआत जो होती है वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता व संस्कृति, सभ्यता व प्रगति। इससे मेरे से भी ये निकल गया, आपसे भी ये गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम साइंस में पढ़ते हैं सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है ना, गणित में पढ़ते हैं ये कुछ डेफिनेशन, तो वहाँ से ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूज़ करती हैं। तो याद रखिएगा, सभ्यता व प्रगति। इसमें 22 भाषाओं में ये ट्रांसलेट इसको किया गया है, जिसका जो संविधान में अगर देखें तो 8वीं अनुसूची में हमें मिलता है। अब देखिए, इसकी थोड़ी सी बेसिक पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैंने बताई हैं वही चीज़ें हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की कार्यकारिणी ने 14 और 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में संशोधन का निर्णय लिया और केंद्रीय शिक्षा सचिव ने एनसीईआरटी के निदेशक को पत्र लिखकर 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट के संदर्भ में एनसीएफ 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने सदस्य थे, कितने केंद्र थे? 21 राष्ट्रीय स्तरीय समूह का गठन किया गया था तथा इसमें 35 मुख्य सदस्य थे और 3 पाठ्यचर्या समूह सदस्य थे। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कुल 38 इसमें सदस्य थे। यानी 1 जुलाई 2005 को ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एनसीईआरटी की पहल पर इसे लागू कर दिया गया था। ये थोड़ा सा बेसिक है, मैंने बता दिया वही चीज़ें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के सिद्धांत। देखिए, ये 5 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न आता है इनमें से एनसीएफ 2005 का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि बालक के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। कहीं एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा याद रखिएगा। दूसरा सिद्धांत क्या है? बालक की शिक्षण प्रक्रिया को रटने की पद्धति से क्या करना? मुक्त करना। और तीसरा सिद्धांत क्या है? बालकों की परीक्षा प्रणाली को क्या बनाना? लचीला बनाना, यानी कक्षागत गतिविधियों से इसे जोड़ना। ये तीसरा इसका उद्देश्य है, सिद्धांत है। और 5वां क्या है? बालक में एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राजव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं एवं चिंतन समाहित हो। सीधी सी सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय चिंतन समाहित हो। अब देखो, सिंपल याद रखिएगा। सबसे पहला इसका सिद्धांत क्या है? कि बाहरी जीवन से जोड़ना है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? रटने की पद्धति को कम करना है। तीसरा सिद्धांत क्या करना है? यानी परीक्षा जो प्रणाली है उसको क्या बनाना? लचीला बनाना। चौथा सिद्धांत क्या कहता है? कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो, उसके हर तरीके से यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक विकास हो, ज्ञान की जो संरचना है वो केवल पाठ्य पुस्तक तक ना रहे। और 5वां सिद्धांत क्या कहता है? उसमें बच्चे में क्या हो? राष्ट्रीय चिंतन की भावना समाहित हो। ये इसके 5 सिद्धांत है जो थोड़े से आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब देखिए, इस एनसीएफ 2005 के ये 5 अध्याय हैं।
हालांकि याद रहे तो रख लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा था प्रश्न सीधा ही आता है। इसकी जो बेसिक पृष्ठभूमि है वहीं से प्रश्न आता है। तो ये पहले अध्याय का नाम है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र यानी स्कूल की अवस्था इसके अंतर्गत आ जाती है वगैरह वगैरह, और चौथा है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। तो ये इसके 5 अध्याय हैं। इसमें मोटा मोटी बातें हैं वो याद रखिएगा। जैसे पहला अध्याय है, इसमें मेन चीज़ क्या है, ये पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये आप पढ़ गए हैं, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन कैसा हो, क्वालिटी एजुकेशन पर बात की, यानी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा संवैधानिक मूल्यों पर बात हो, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक ये सारी चीज़ें एक बच्चे के अंदर डेवलप हो, ये पहला अध्याय है। नेक्स्ट है दूसरा अध्याय यानी सीखना और ज्ञान। इसमें क्या बातें हैं, समावेशी वातावरण हो, समावेशी विद्यालय हो। ऐसा नहीं कि जो गरीब परिवार का बच्चा है, विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, उसको आप अलग से पढ़ा रहे हैं, वैसे तो गलत भावना पैदा हो जाएगी अंदर बच्चों में, है ना। तो समावेशी शिक्षा की बात एनसीएफ 2005 करता है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है निर्माणवाद रचनावाद, इनको बढ़ावा देना यानी कंस्ट्रक्टिविज्म और क्रिएटिविटी। देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, रचनावाद, ये बहुत अच्छा वर्ड है एनसीएफ 2005 को लेकर। सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक अप्रोच, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। समझ का पुनः अभिमुखीकरण, रीओरिएंटेशन ऑफ लर्नर एंड लर्निंग। और नेक्स्ट है करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। ये तो एक बार सीधा प्रश्न भी आ चुका है, एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है, करके सीखने पे बल देता है। तो ये कुछ कीवर्ड हैं जो थोड़े से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, ये तीसरा अध्याय है, और इसमें मोटा मोटी देखें तो त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने की बात की है, मदर टंग पे इस पे जोड़ देने की बात की गई है। नेक्स्ट है अंग्रेजी को अन्य भाषाओं के बीच स्थान देना, और चौथा है बहुभाषा को संसाधन की तरह देखना, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म है उसको एक टूल एसेट की तरह आप देखें। क्लास का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। LSRW पर फोकस होना चाहिए। अब देखिए रीट 2021 में L1 में यहाँ से प्रश्न पूछा था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। तो मैंने हमेशा आपको कहा है जब भी गणित की बात हो सीधा एक वर्ड आएगा, गणितीकरण करना। बालक के चिंतन में क्या करना, गणितीकरण करना। तो ये भी कुछ एनसीएफ में ये बातें लिखी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी था। यदि गणित को लेकर आपसे प्रश्न पूछे तो बच्चों का गणितीकरण करना, एमूर तार्किंग ये ऐसे कीवर्ड मिले तो आप यहाँ पे आंसर करके आएंगे, दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चे को पढ़ाना। विज्ञान के संदर्भ में पूछेगा तो वो पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता है, जिज्ञासा, ये बड़ा अच्छा वर्ड है विज्ञान को लेकर। रचनात्मकता होनी चाहिए, खोजी प्रवृत्ति, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें विज्ञान को लेकर। प्राथमिक स्तर, छोटे स्तर के बच्चों के लिए एनसीएफ कहता है कि उन्हें एक्टिविटीज़ से आप जोड़ो, क्रियाकलाप करा के उन्हें जोड़ो। बच्चों का जो मूल्यांकन है वो अवलोकन विधि से एक टीचर के लिए किया जाए। नेक्स्ट है SST के लिए। अब देखिए SST से आप बिलोंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राथमिक स्तर पर भाषा व गणित के साथ पढ़ाया जाए, सामाजिक आर्थिक समस्याओं से अवगत कराया जाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अवगत कराया जाए, नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक शास्त्र प्रयुक्त किया जाए, और अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए यानी कंसेप्चुअल फोकस किया जाए। ये थोड़ा सा SST को लेकर है, एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में आ जाएंगी, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं। शांति, ये वर्ड आप इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी शांति वर्ड आए वहाँ ये समझना कि यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। तो शांति शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा देना है, खेल कूद है, मिड डे मील है, ये एक्टिविटीज़ हैं, इन पे फोकस करना है। इसके बाद चौथा अध्याय है विद्यालय व कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, भौतिक सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए, दैनिक योजना को लचीला बनाए, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन पे मल्टीमीडिया वगैरह ये आजकल हम देखते भी हैं, इन पे फोकस किया जाए थोड़ा सा। इसके बाद लास्ट जो अध्याय है इसमें व्यवस्थागत सुधार की बात की गई है, जैसे विद्यालय में 1 घंटा प्रति सप्ताह पुस्तकालय पर टाइम दिया जाए, स्मार्ट स्कूल व्यवस्था की जाए जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की तुलना गुणवत्तापूर्वक निश्चित करना, पंचायती राज सिस्टम को मजबूत बनाना, विद्यार्थी फेल नहीं होते। अब ये अच्छा वर्ड है, देखो विद्यार्थी फेल नहीं होते, अगर वो फेल हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये केवल स्कूल की असफलता है। विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा, ये स्कूल की असफलता, ये एक ध्येय है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। होमवर्क की बात करें तो प्राइमरी स्तर की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का होमवर्क देने की आवश्यकता नहीं है, एनसीएफ कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लास 3 से 5 की बात करें तो 2 घंटे प्रति सप्ताह आपको देने हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें यानी 6 से 8 तक की बात करें तो 1 घंटा पर डेली यहाँ पे किया गया है। और माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें तो 2 घंटे पर डे के हिसाब से। हालांकि यहाँ से मुझे लगता नहीं कि यहाँ से प्रश्न आ जाए, फिर भी चीज़ें कहीं से भी पूछी जा सकती हैं, थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। इनको रिवीजन करके देखेंगे मोटा मोटी बातें क्या निकल के आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ अध्यापक की भूमिका क्या है, यहाँ सुविधा प्रदाता के रूप में। एनसीएफ कहता है एक टीचर की जो भूमिका है वो फैसिलिटेटर के रूप में हो, क्लास को फैसिलिटेट करे, सुविधा प्रदाता। ये अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, बहुभाषी होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो किस में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पुस्तकालय हेतु सप्ताह में 1 घंटा बच्चे को दिया जाए। शिक्षण दिवस की बात करें तो L1 के लिए 200, ये हम RT का जो अध्याय पढ़ा था उसमें सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। स्कूल का जो समय है वो 6 घंटे, प्राथमिक स्तर के लिए 3 घंटे, ये थोड़ा सा बेसिक है, कोई याद रहे तो रख लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। कक्षा 2 तक का गृह कार्य है वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 3 से 5 तक की कक्षा के लिए 2 घंटे प्रति सप्ताह, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1 घंटा प्रतिदिन, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद 10वीं व 12वीं की परीक्षा जो है वो ऐच्छिक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन चुका है। CC को लागू किया जाए, ये हम CC का टॉपिक लेंगे, अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए,
खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सुझाव यहाँ पे दिया गया है, ये भी एनसीएफ 2005 की बात करता है। और महिलाओं के सम्मान हेतु विभिन्न कार्यक्रम, ये भी एनसीएफ 2005 का एक फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे बाल केंद्रित होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका यूज होना चाहिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी बच्चे करके सीखें, एक्टिविटीज हो उसमें, आवश्यकता का सिद्धांत होना चाहिए, क्रमबद्धता का होना चाहिए, समन्वय का सिद्धांत होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जैसे हम 9वीं में कोई टॉपिक ऐसा दे रहे हैं तो 10वीं में 9वीं से लिंक करता हुआ चीज़ें होनी चाहिए। रचनात्मकता है, नवीनता है, क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, ये सारी चीज़ें एक पाठ्यक्रम निर्माण में ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के उसे डिजाइन किया जाना चाहिए। अब देखिए ये पाठ योजना से संबंधित उपागम है, आपने पढ़ा होगा आर्यभट्ट की पंचपदी। तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि शुरुआत में ये 4 पद बताते हैं, स्पष्टता है, संबंध है, व्यवस्था है, विधि है। उसके बाद इनके जो शिष्य हैं, जिलर जो शिष्य है, राइन जो शिष्य हैं, ये इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसमें जिलर महोदय बताते हैं, यानी ये आर्यभट्ट के शिष्य हैं। इन्होंने क्या किया, इस स्पष्टता को 2 भागों में और बांट दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। इसके बाद एक और शिष्य है इनका राइन, इन्होंने इस प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में एक शब्द डाला, उद्देश्य। हालांकि ये कोई ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, इसको हम याद भी नहीं रखेंगे। तो अब आर्यभट्ट की जो पंचपदी में 5 पद हैं वो आप सब लोग जानते हैं। पहला है प्रस्तावना, यानी पाठ की तैयारी, यानी बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ के हम बच्चे को पढ़ाएं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें प्रस्तुतिकरण। मेन जो यहाँ पे चीज़ें रहती हैं वो है प्रस्तुतिकरण, उसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है। उसके बाद हम तुलना व संबंध, दोनों में रिलेशन क्या है ना, कंपेरिजन क्या है, ये चीज़ें हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है सामान्यीकरण, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है कि आर्यभट्ट की पंचपदी में कौन सा पद नहीं है, तो याद रखिएगा सामान्यीकरण। जबकि हमने एक्शन रिसर्च को पढ़ा था, वहाँ पे हमने इस शब्द को हटा दिया था। और लास्ट है अनुप्रयोग या पुनरावृत्ति, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। इसके बाद इकाई योजना के मॉरिसन है, सब लोग जानते हैं। ब्लूम की पाठ योजना पे सर्वाधिक फोकस दिया गया है मूल्यांकन पे। किलपेट्रिक में स्पेशल बात की गई है, स्वयं करके सीखें। और एक एनसीईआरटी उपागम है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं आपकी। अदा, देखिए ए पहले आ रहा है तो अदा। इसके बाद प्रक्रिया है, प्रोसेस चलती है, और लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है, आउटपुट यानी प्रदा। ये 3 आयाम बताए हैं, 3 चरण बताए हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। अवलोकन विधि पे बात करते हैं, वाटसन, जो छोटे बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण विधि है अवलोकन विधि, ये याद रखिए। अब देखिए इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, और इनको डाउनलोड करके आप इनके सॉल्यूशन करना। जैसे एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है, ये 2015 का प्रश्न है, और रीट 2021 में यही प्रश्न आ गया। तो यहाँ पे क्या है, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। देखिए पॉजिटिव आंसर मिलेंगे तो वहाँ आंसर हम क्या करके आएंगे, दोनों बिल्कुल आंसर सही होंगे इसके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। एनसीएफ 2005 किस पे फोकस करता है, तो करके सीखने पे बात करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। और इसमें कौन सा ऐसा आंसर है जो सटीक आंसर बनेगा, तो यहाँ इसका आंसर जो है वो गलत दे रखा है, इसका आंसर गलत है, ये ऑथेंटिक आंसर नहीं है, किताब में इसको गलत दिया गया है। इसका आंसर होगा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। ये एनसीएफ का इस प्रश्न का जो सटीक आंसर है वो रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किसकी बात की गई है, तो ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और शैक्षिक केंद्र विषय केंद्रित होने पर गलत बात, ये तो विषय केंद्रित करना ही नहीं है। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित, गलत बात, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आप कर लेना। एनसीएफ 2005 के परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को अपनाया गया, खुली पुस्तक परीक्षा, सीसी, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, तो ये सभी हो जाएंगे। एनसीएफ 2005 में निःशक्त बालकों के लिए क्या प्रावधान है, बिल्कुल है, समावेशी शिक्षा की बात करेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत गुणवत्ता आयाम शिक्षा के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है। अब देखिए इसमें चारों चीज़ें आपको सही लग रही होंगी, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या बनेगा, बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार, है ना, ये चीज़ें दोनों दे रखी हैं, तो बेस्ट आंसर हमारा ये बनेगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। किस परीक्षा संबंधी सुझाव को अपनाया गया है, तो 10वीं की परीक्षा किसी को, बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना है, तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा टेलीग्राम पे डाउनलोड करके, और ऐसे ही प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इतने प्रश्न इस टॉपिक से काफ़ी हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे, 21। शिक्षक क्या है, सुविधा प्रदाता है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल हैं। तो इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न हैं, और इतने प्रश्न आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक से कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। मनोविज्ञान परीक्षा विशेषांक के आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।